नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, अभी एसएससी एमटीएस की एग्जाम कराई जा रही है और ये 22 तारीख तक कराई जाएगी। तो पिछले जितने भी दिन एग्जाम कराई जा चुकी है उनको ध्यान में रखते हुए कि क्वेश्चन कहाँ से आती है, किस किस टॉपिक से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अगर आने वाले समय में एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार, जो आर्टिकल है, किस आर्टिकल के अनुसार भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, भारत में जो है गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। इनके कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है तो वही आपको क्लिक करके आना है। बात करें राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है, तो इनके लिए भी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष रखा गया है तथा ये राज्य में जो है सबसे प्रमुख अधिकारी होते हैं राज्य का। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य के लिए आप राज्यपाल को कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। ऑप्शन में अनुच्छेद 153, 154, 155 और 156। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जो है यह ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 155 के तहत जो है प्रेसिडेंट गवर्नर की नियुक्ति स्टेट के अंदर करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अन्य जो आर्टिकल ऑप्शन में दिया गया है उनका भी देख लेते हैं अलग से। तो अनुच्छेद 153 के अंदर जो है ये कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगी, राज्य में एक राज्यपाल होगी। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के अंदर निहित होगी। जैसे केंद्र में कार्यपालिका की शक्ति किसके अंदर निहित होती है? तो राष्ट्रपति के अंदर जो है निहित होती है। उसी प्रकार राज्य में जो है कार्यपालिका की शक्ति जो है राज्यपाल के अंदर निहित होगी। ये बात किस आर्टिकल में कहा गया है? तो 154 में। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से बात है, जो ये क्वेश्चन का राइट आंसर था। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की जो है कार्यकाल की बारे में बात कही गई है। तो आशा करते हैं कि ये सभी क्लियर हुआ होगा। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद 153 राज्य में एक राज्यपाल होगी। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपाल की शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल 155 है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। अगला देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सत्यमेव जयते का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो सत्यमेव जयते का जो नारा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये दिया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बीएचयू के संस्थापक इन्हें ही माना जाता है, मदन मोहन मालवीय को। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अन्य जो ऑप्शन है इनकी बात कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जो है ये सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले व्यक्ति थे। दादा भाई नौरोजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अपवहन का सिद्धांत जिसे कहते हैं कि अंग्रेज जो है इंडिया से सभी कीमती वस्तु लूट के ले जा रहे हैं, इन चीज़ का जो है खुलासा किया था इन्होंने। साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले इन्होंने ही कैलकुलेट किया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू है ऑप्शन में, ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर रहे। दयानंद सरस्वती है, ये आर्य समाज के संस्थापक हैं। आर्य समाज के जो है संस्थापक है दयानंद सरस्वती जी। और आर्य समाज की स्थापना कब होती है? 1875 के अंदर। और इन्होंने जो है एक आंदोलन चलाया था जिनका नाम है शुद्धि आंदोलन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, शुद्धि आंदोलन इन्होंने ही चलाया था। और एक नारा भी दिए थे इन्होंने, वेदों की ओर लौटो। क्या? वेदों की ओर लौटो, इन्होंने नारा भी दिए थे दयानंद सरस्वती। और इनका मूल नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका वास्तविक नाम क्या था। तो जैसे विवेकानंद जी का वास्तविक नाम पूछ लिया जाता, नरेंद्र नाथ दत्त थे, वैसी प्रकार दयानंद सरस्वती का भी मूल नाम जो है एग्जाम के अंदर आ जाया करती है। तो इनका मूल नाम मूल शंकर ही था। क्या? मूल शंकर। तो आपको मूल नाम से इनका मूल शंकर याद रखने में काफ़ी इजी होगा। तो दयानंद सरस्वती के बारे में इतनी बात आप जरूर से याद रखें, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में किसी दिन दयानंद सरस्वती के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं इनकी थोड़ी सी विश्लेषण। यहाँ पे जो भी मैंने अभी बताया वो सब यहाँ पे मैं टाइप करके भी रखा हूँ कि मदन मोहन मालवीय को सत्यमेव जयते का नारा दिए थे। सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय वाक्य हैं तथा इसे किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
और मुंडक उपनिषद किस वेद का भाग है, आपको ये भी बता दूं तो ये अथर्व वेद का भाग है। 4 वेद में जो अथर्व वेद है उनका एक पार्ट है मुंडक उपनिषद, यानी अथर्व वेद से मुंडक उपनिषद लिया गया है। मुंडक उपनिषद से जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। दयानंद सरस्वती के बारे में हमने देखा, आर्य समाज के संस्थापक है, इन्होंने 1875 में किया। वहीं पे दयानंद सरस्वती के नारा जो है वेदों की ओर लौटो, इनका नाम मूल शंकर थे, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक भी थे। अगला एक प्रश्न हमने रखा है कि निम्नलिखित दिए गए सक्रिय ज्वालामुखी में से सबसे अधिक जो ऊंचाई वाली है वो कौन सा ज्वालामुखी है। ये जो ज्योमेट्री मतलब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये है एक्टिव ज्वालामुखी, ये है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ है, ये इक्वाडोर में स्थित है। एटना, स्ट्राम्बोली पर्वत, माउंट रुहेपेहू। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में, ये सबसे ऊंचाई वाली है। इसका ऊंचाई जो है टोटल 5897 मीटर है। वहीं पे एटना कहाँ है, ये इटली के अंदर। ये भी पूछा जाता है कि ये जो ज्वालामुखी है कहाँ है, जैसे कोटोपैक्सी पूछेगा कहाँ है तो इक्वाडोर में है, एटना इटली में है, स्ट्रोम्बोली पर्वत इटली में ही है और ये किस द्वीप पर स्थित है तो लिपारी द्वीप पे। स्ट्रोम्बोली पर्वत जो है ये किस द्वीप पर स्थित है तो लिपारी द्वीप पे स्थित है। माउंट रुहेपेहू ये न्यूजीलैंड में है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रोम्बोली पर्वत VVI रहेगा आने वाले शिफ्ट के लिए, और एटना भी रहेगा कि एटना कहाँ है तो इटली में, कोटोपैक्सी भी। तो ये तीनों आप रख लीजिएगा इन टॉपिक से। साथ ही साथ स्ट्रोम्बोली पर्वत को और क्या कहा जाता है तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ये भी रखिएगा इनके साथ में। यानी ये जो पांचों बातें हैं आपको ध्यान रखना है। ज्वालामुखी के उद्गार के दौरान निकलने वाली पदार्थ को क्या कहते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार SSC का फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि ज्वालामुखी के दौरान जो निकलने वाली पृथ्वी से जो निकलती है पदार्थ जो बाहर आती है उसे क्या कहते हैं तो इसे मैग्मा कहते हैं। और जब निकल के बाहर ठंडा हो जाता है तो लावा कहा जाता है। लावा जो है ठंडा जब निकल के ऊपर आप जमा हो जाती है और ये ठोस रूप धारण कर लेती है इस प्रकार का, तो ये लावा कहा जाता है। तथा यही लावा जब ठंड हो जाता है तो आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है। तो आपको ये तीनों बात ध्यान रखना है कि जब पृथ्वी के नीचे रहता है तो मैग्मा, ये जब मान लो ये पृथ्वी का लेयर है इसके ऊपर आके ये जमा हो गया, ज्वालामुखी के दौरान निकला और ठंडा होकर जमा हो गया, तो ये हो गया लावा। और यही जब चट्टान का रूप धारण किया तो हो गया आग्नेय चट्टान। चलते हैं आगे। प्रसिद्ध पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन इससे रिलेटेड दूसरी बात बताऊंगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम रखे हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक ऑफ द व्हाइट टाइगर, तो ये है अरविंद अडिगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाइट टाइगर की प्रकाशन कब हुई, क्योंकि इस बुक को जो है बहुत सारे अवार्ड मिल चुका है, तो यहाँ पे इनकी प्रकाशन 2008 ईस्वी के अंदर होती है। और इस पुस्तक के लिए जो है अरविंद अडिगा जी को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था, इसीलिए ये पुस्तक काफ़ी फेमस हो जाता है। पुस्तक कागज के नाव की लेखिका कौन है, नासिरा शर्मा। कौन है, नासिरा शर्मा जो है कागज के नाव के लेखिका है। पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लिए श्री अरविंद अडिगा को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मिडनाइट चिल्ड्रन तथा द सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है, सलमान रश्दी। तो किताब से आप मिडनाइट चिल्ड्रन रखिए, सैटनिक वर्सेज रखिए और लेखक कौन रहेगा, सलमान रश्दी। व्हाइट टाइगर को जो है मैन बुकर पुरस्कार दिया गया अरविंद अडिगा जी को 2008 ईस्वी में। पुस्तक कागज की नाव के लेखिका कौन है, नासिरा शर्मा। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। और अभी जो रेत की समाधि चल रहा है जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये भी भारतीय मूल के जो लेखिका हैं, ये गीतांजलि श्री के पुस्तक अभी आई है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है करंट सेक्शन से, और जो प्रतियोगिता दर्पण अगस्त वाली महीना का है उसमें आपको मिल जाएगा क्वेश्चन कि गीतांजलि श्री जो है द रेत की समाधि हिंदी में लिखी गई पुस्तक रेत की समाधि की लेखिका है और ये यूपी के रहने वाली हैं। इनके पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं डेजी रॉकवेल। तो ये जो है इस बार का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 इन पुरस्कार को मिला है, द टॉम्ब ऑफ सैंड या रेत ऑफ समाधि को। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ मिडनाइट चिल्ड्रन, सैटनिक वर्सेज सलमान रश्दी, अरविंद अडिगा का व्हाइट टाइगर और कागज की नाव नासिरा शर्मा। अगला एक प्रश्न रखा हमने बायोलॉजी से कि किस विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये विटामिन के के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। ब्लड के क्लोटिंग में विटामिन के भाग ले सकते हैं, प्लेटलेट्स भाग ले सकते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो फिलोक्विनोन होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी रोग होती है, बेरी। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। विटामिन B6 के कमी से रक्त अल्पता जिसे एनीमिया कहते हैं,
एनीमिया लोहा के कमी से भी होता है, विटामिन सी के कमी से भी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। वहीं विटामिन बी 12 का भी रासायनिक नाम पूछा जाता है साइकोकोबालमिन, तो आपको ये भी ध्यान रखना है विटामिन बी 12 का। और इसमें जो है कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट पाई जाती है। वहीं विटामिन ए के कमी से आंख की रोग होगी जिसे रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होगी, जो एनालिसिस के दौरान हमने पहले ही बता रखा है। तो आपको एनालिसिस को लगातार फॉलो करते रहना है अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, तथा आगामी दिन में अगर आपको एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि एनालिसिस से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे बहुत से प्रैक्टिस सेट की वीडियो है तथा ग्रुप डी की सीरीज लॉन्च होने वाली है, तो ये सब भी आप फॉलो करते रहें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और तथा आंख के सभी प्रकार की बीमारी होता है, यही बात यहाँ पे बताया गया है। अगला एक प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। जब भी कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रहेगा, हालांकि अभी तक कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है आने वाले शिफ्ट के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाइए कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो इनमें ऑप्शन हो सकता है गूगल है, गूगल क्रोम है, याहू है, बिग है। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम ये कोई सर्च इंजन नहीं है, ये सब वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है। जबकि सर्च इंजन कौन कौन सा है? गूगल, याहू, बिंग, अस्क इत्यादि प्रमुख सर्च इंजन है। इन दोनों के नाम में थोड़ा सा फर्क है, आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है किसी भी एग्जाम में, और अच्छे अच्छे जो है यहाँ पे चकमा खा जाते हैं कि भाई गूगल और गूगल क्रोम एक ही है। नहीं, गूगल क्या है? सर्च इंजन है, और गूगल क्रोम इनका एक वर्जन है जो क्या है? वेब ब्राउजर है। सफारी क्या है? वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउजर है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन हमने रखा है कि न्यायाधीश अरविंद बोबड़े से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये रंजोई गोगोई थे। सर्वसरिद अरविंद बोबड़े जो है भारत के 47वें न्यायाधीश हुए। वर्तमान में समय में 48वें न्यायाधीश जो है पद पे आसीन है। उनका नाम क्या है? रमन्ना। रमन्ना खाली याद रखिए, रमन्ना जो है वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये जो है किसको प्रोसीड किया है? शरद अरविंद बोबड़े को। इससे पहले कौन थे? रंजन गोगोई। उससे पहले कौन थे? दीपक मिश्रा। तो आपको ये भी याद रखना है, थोड़ा सा क्रम याद रख लेते हैं चीफ जस्टिसों का। और बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये भी याद रखेगा, जस्टिस हीरालाल जे कानिया। जस्टिस हीरालाल जे कानिया। राज्यपाल की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? जो पहले ही चर्चा कर ली, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है सीधे डायरेक्ट। तो 153 में कहा गया कि भारत में एक राज्यपाल होगा। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं, ये 52 से 61 है, जिसमें 61 में क्या है? राष्ट्रपति पे महाभियोग है। और 52 में क्या है? राष्ट्रपति से संबंधित बात कहेगी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल हमने अभी अभी देखा 155। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, माफ कीजिएगा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के तहत। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यवादी। तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है। महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, जो वर्तमान समय में के वेणुगोपाल है। राष्ट्रपति से और कुछ आर्टिकल आपके लिए फायदेमंद रहेगा, जैसे क्षमादान 72, अध्यादेश 123, ये सब भी आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है। ज्वाइंट सिटिंग जो राष्ट्रपति बुलाते हैं, ये आर्टिकल 108, जो दोनों सदन को जो है संयुक्त बैठक के लिए बुलाते हैं राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। अगला हमने वन लाइनर से रखा है कि किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से दिल की बीमारी, हार्ट की बीमारी हो जाती है, और जो है ना कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है इससे। तो इनको जो है ये जरूरत भी है शरीर में, लेकिन नियमित मात्रा में, कोई भी चीज़ सीमित मात्रा में ही जरूरत होती है। तो एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए जो है कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। मानव शरीर की शर्करा को नियंत्रण कौन करता है? तो इंसुलिन। जो हमारे शरीर में शर्करा होता है, शुगर का लेवल होता है, उसमें बैलेंस कौन बनाने का काम करता है? तो इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? मधुमेह। इंसुलिन की खोज कौन किए थे? बेंटिंग एवं बेस्टा। कहाँ से निकलती है? अग्नाशय से। तो आपको इतना बात इंसुलिन के बारे में तो जरूर से जरूर ध्यान रखना है कि इनकी कमी से मधुमेह रोग होती है। खोज किए थे बेंटिंग एवं बेस्टा। कहाँ से निकलती है? अग्नाशय से। ये क्या है? हार्मोन है। ये क्या करता है? शुगर को बैलेंस करता है। अगला एक है कि किस प्रोटीन से दूध जो है दूध में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में जो है केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और इसी के कारण जो है दूध का रंग जो है हल्का पीला या सफेद भी लिखा जाता है। तो ये जो है इसी के कारण होता है, केसीन के कारण। ठीक है। किस प्रोटीन के कारण दूध का रंग पीला हो जाता है? तो यहाँ पे कैरोटीन भी है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। और ये भी होता है केसीन भी, कि ये भी, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, आप कमेंट कीजिएगा।
साधारण सर्दी जुकाम के कारक कौन है? राइनो वायरस। साधारण जो साधारण सर्दी जुकाम हो जाते हैं उसका जो है वायरस के कारण होता है। और कौन सा वायरस? तो राइनो वायरस। आपको ये भी ध्यान रखना है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का एमिनो अम्ल में निम्नीकरण हो जाता है? जो प्रोटीन है, एक क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन क्या है, तो वास्तव में क्या है प्रोटीन? एमिनो अम्ल है। तो प्रोटीन जब आहार नाल के किस भाग में एमिनो अम्ल में निम्नीकरण हो जाती है, इसका जो है यानी टूट जाती है, एमिनो अम्ल में बदल जाती है, तो ये हो छोटी आंत में। बता दें आपको, मानव का खाना जो है पूर्णतः कहाँ जो है पच के समाप्त हो जाती है और जो बाद में है मल के रूप में बाहर निकल जाती है। तो पूर्णतः जो है पचने का काम जो पूरा होता है ये छोटी आंत में ही होता है। उसके बाद फिर से बड़ी आंत में जाती है और इस प्रकार जो है गुदा से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे छोटी आंत में ही सबसे अधिक देर भोजन रहती है, लगभग 4 से 5 घंटा तक जो है भोजन छोटी आंत में रहती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न हमने रखा है कि सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है? तो दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंगल कहाँ है? मार्स यहाँ है। और यूरेनस कहाँ है? यूरेनस मार्स यहाँ है और यूरेनस यहाँ है। तो इनके बीच में 2 ग्रह कौन कौन सा है? एक तो सैटर्न है और एक जुपिटर है। आप फिगर से ही इसे याद कर सकते हैं। फिर हम क्रम बताएंगे तो आपको ग्रह का पूरा क्रम तथा क्षेत्रफल के हिसाब से भी याद इसी वीडियो में यानी इसी क्वेश्चन के अंदर आपको हो जाएगा, गारंटी है। तो आप देखिए जुपिटर और शनि कहाँ है? तो जुपिटर माने बृहस्पति और शनि हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित है। हमने फिगर से ही आपको दिखाया। अब हम चलते हैं आगे, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ले लेते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को। सूर्य जो है संपूर्ण ब्रह्मांड का मुखिया है। और सूर्य वास्तव में क्या है? तो सूर्य वास्तव में एक तारा है जो ऊर्जा हमें नियमित दे रहे हैं। और ऊर्जा देने का कारण क्या है सूर्य का? सूर्य हमें ऊर्जा किस प्रोसेस से दे रहे हैं? तो नाभिकीय संलयन के प्रोसेस से हमें ऊर्जा दे रहे हैं, जिसमें 2 छोटे छोटे नाभिक एक बड़े नाभिक का निर्माण कर जो है ऊर्जा क्रिएट करते हैं। ग्रहों की संख्या टोटल कितने हैं? ग्रहों की संख्या टोटल 8 है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। सबसे पहले बुध है। सूर्य के जो सबसे पहले है ये है बुध है। उसके बाद है शुक्र है। उसके बाद हमारा पृथ्वी है, यानी सूर्य से पृथ्वी जो है हमारा 3rd ग्रह है दूरी के अनुसार। उसके बाद मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो जो बुध है ये सबसे छोटा ग्रह होता है। तो आप याद रखिए जो सबसे छोटा है वो सूर्य के सबसे पास है। जो सबसे छोटा है, वैसे भी छोटे बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के काफ़ी करीब होते हैं। तो इसी प्रकार से याद रखिए कि सूर्य के सबसे जो छोटे वायुमंडल में जो माफ़ कीजिएगा ब्रह्मांड में सबसे छोटे ग्रह है वो सूर्य के सबसे पास है ना। उसके बाद है बुध के बाद है शुक्र। पृथ्वी याद रखिएगा कि 3rd है। उसके बाद जैसे जैसे दिन का क्रम आता है वैसे ही आप देख लीजिए, क्योंकि बुध और शुक्र तो आप निकाल ही दिए। बुध शुक्र हट गया तो कौन सा बचा? मंगल से स्टार्ट कर लेते हैं। मंगल, बृहस्पति और बृहस्पति के बाद ही मंगल के बाद आता है बृहस्पति, चूंकि बुध तो आपने पहले ले लिया और शुक्र भी पहले ले लिया, तो अब आएगी शनि। तो यही क्रम आपको फॉलो करना है और याद करना है। लास्ट में अरुण और वरुण। ये तो हो गया जो है बढ़ती दूरी के अनुसार। अब क्षेत्रफल के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन से ग्रह सबसे बड़े हैं तथा सबसे छोटे हैं। तो बृहस्पति जो है जुपिटर ये सबसे बड़ा है तथा बुध जो है सबसे छोटा है। वहीं पृथ्वी की बात अगर किया जाएगा तो पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी को और क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को नील ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वाटर की जो अवेलेबिलिटी है सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी पे बता दें आपको कि वाटर की अवेलेबिलिटी जो है लगभग 71% है। 71% पानी है और 29% जो है स्थल है। तो आपको ये याद हो गया होगा कि दूरी के अनुसार सबसे जो छोटा है वो सबसे करीबी है सूर्य का, और लास्ट में है वरुण, और 3 नंबर पे है हमारा पृथ्वी। और सबसे जो क्षेत्रफल के हिसाब से है तो बृहस्पति सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है बुध, और पृथ्वी हमारा है 5वां। इतना याद रखने से आपका काम हो जाएगा, है ना। इतना याद रखने से आपका काम हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह जो है, इससे क्वेश्चन आता है कि क्षुद्र ग्रह किसके बीच चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच चक्कर लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय रिंग की उपस्थिति होती है, तो ये भी ध्यान रखना। और वर्तमान में एक क्वेश्चन का आंसर बदल गया है कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो पहले जुपिटर हुआ करता था, अब शनि हो गया है। और शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है?
टिटान है। जबकि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ज्ञानामीड है जो जुपिटर का है। वहीं पे सबसे छोटा उपग्रह जो है ये है फोबोस, जो किसका है, मंगल का है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो एक तो बिना उपग्रह वाला ग्रह जो है एक बुध है और दूसरा कौन सा है, तो शुक्र है। इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं, एक है, कौन सा है, चंद्रमा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। मंगल के पास 2 है, सबसे अधिक जो है शनि के पास है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वायरस जनित रोग। तो वायरस जनित जो रोग होते हैं उनको आपको थोड़ा सा याद रखना है। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, इस प्रकार का एक ट्रिक हमने बनाया है। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ये आपको विषाणु जनित रोगों को याद रखने का एक तरीका है। जो है रेबीज हो जाएगा, ख से खसरा हो जाएगा, ह से हर्पीट हो जाएगा, म से मेनिंजाइटिस हो जाएगा, एच से मतलब ह से हेपेटाइटिस हो जाएगा, टी से ट्रेकोमा जो आंख का बीमारी होता है, पो से पोलियो हो गया, ए से एड्स हो गया और चे से चेचक हो गया। तो रेखा हमें हीट करके पीछे छोड़ गई, इस प्रकार को आपको याद रखने हैं कि विषाणु से जो होने वाली बीमारी है, तो ये हमें एक ही साथ याद हो जाएंगे। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, रेखा से रेबीज, खा से खसरा, ह से हर्पीस, म से मेनिंजाइटिस, ही से हो जाएगा हेपेटाइटिस, ट से ट्रेकोमा और फिर ये पोइचे, पो से पोलियो, ए से हो जाएगा एड्स, चे से चेचक। तो ये याद तो रखने के लिए, लेकिन इसे पीछे छोड़ गई से जोड़ देंगे तो आपका आंसर मतलब ट्रिक याद हो जाएगी। बताया दोस्तों कि विषाणु के खोजकर्ता कौन थे, तो इवान बस्की जो है विषाणु के खोजकर्ता थे। विषाणु को और क्या कहा जाता है, जैसे सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कहा जाता है। यानी ये जब किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आती है तभी एक्टिव होती है। यहाँ पे हमने सब पहले से राइट करके लिखा है। विषाणु खोजकर्ता इवान बस्की है, इसे विषाणु का पिता कहा जाता है। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। और इसके बाद जो है एक अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन में 1976 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज की। ये भी पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज कौन किए, तो एडवर्ड जेनर ने। वहीं पे पोलियो का टीका का भी पूछा जाता है कि पोलियो के टीका की खोज किसने किया, तो जोनास साल्क तथा अल्बर्ट साबिन। तो ये दोनों ही पोलियो के टीका के खोज करता है। जबकि साल्क जो है वो इंजेक्शन वाली टीका और साबिन जो है ओरल ड्रॉप का खोज किया था, जो वर्तमान में पोलियो के लिए चलन में है। एक प्रश्न हमने रखा है कि ऑस्टोमलेशिया नामक रोग कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। ऑस्टोमलेशिया, तो इससे कंकाल तंत्र बिगड़ जाता है। ऑस्टोमलेशिया जो है ऑस्टियोलॉजी जो है हड्डियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत, और ये भी हड्डी से रिलेटेड ही बीमारी है ऑस्टोमलेशिया, जिसमें हड्डी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ऑस्टोमलेशिया तथा रिकेट्स की बीमारी खास करके विटामिन डी के कमी से होती है। रिकेट्स की बीमारी, विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल, और ये कहाँ पाया जाता है सबसे अधिक, सूर्य के प्रकाश में। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया। सूर्य के प्रकाश विटामिन डी का सबसे सस्ता और अच्छा स्रोत है। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। हड्डियों से हड्डियों के जोड़ को क्या कहते हैं, और हड्डियों से मांसपेशियों की जोड़ को क्या कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हड्डी से हड्डी को जोड़ को लिगामेंट, हड्डी से मांसपेशियों के जोड़ को टेंडन कहते हैं। हड्डी से मांसपेशियों के जोड़ को टेंडन कहते हैं। दोस्तों अपने चैनल का नाम बदल दिए हैं, इसीलिए आप पहले वाला पीडीएफ देख रहे हैं। ये सब क्वेश्चन हमारे चैनल पे अवेलेबल है पहले से। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है, उसी से हम कट किए हैं। तो यहाँ पे हवाई द्वीप को जो है प्रशांत महासागर को चौराहा कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना है। अब इससे पहले आपने देखा कि स्ट्राम्बोली पर्वत को भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यहाँ पे है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को। प्रशांत महासागर 5 महासागरों में सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा है। प्रशांत महासागर के अंदर ही मैरियाना खाई स्थित है, जो दुनिया में सबसे अधिक गहराई वाली जो है जगह है। एक प्रश्न ने रखा है सार्क से कि सार्क की जो है स्थापना कब हुई, तो 1985 में हुई। सार्क की मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है। इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 8 सदस्य देश हैं, जो इस प्रकार है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है तथा अफगानिस्तान है। सबसे लास्ट में अफगानिस्तान इसमें जुड़ा था जो है सार्क में। सार्क की मुख्यालय कहाँ है, जो है काठमांडू नेपाल के अंदर है। पारादीप बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है, तो पारादीप बंदरगाह जो है पूर्वी तटीय बंदरगाह है। दोस्तों अरब सागर पर स्थित सभी बंदरगाह पश्चिमी तटीय बंदरगाह होती है, बाद बाकी जहां भी है सब पूर्वी तटीय बंदरगाह है। आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक, एक क्लू रखना चाहिए याद। दिल्ली स्थित
फिरोज शाह तुगलक कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है, जो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो क्रिकेट से संबंधित है, तो इसका नाम बदल के अब अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। वहीं रोहतांग दर्रा का भी नाम बदल गया है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाली एग्जाम के लिए। तो उनका नाम जो है रोहतांग दर्रा का अटल दर्रा हो गया है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उड़ीसा का व्हीलर द्वीप हुआ करता था, उनका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। यहाँ से जो है उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। अभी अभी अग्नि 4 का जो है प्रक्षेपण किया गया है जून के अंदर, यहीं पर कहाँ पे, उड़ीसा के अब अब्दुल कलाम द्वीप पर। हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर अटल कर दिया गया, बता दिया हमने। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी सी बचत योजना है। और ये जो है किस स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस स्कीम के तहत जो है लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा से होती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है स्कीम की शुरुआत। इसी का एक भाग है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें मिनिमम 250 रुपया मंथ से जो है जमा आदमी कर सकता है। एक प्रश्न है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनियन रिसोर्स लोकेटर। अब कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं कंप्यूटर से। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार का कुछ आपको जो है थोड़ा सा रखना है। डीबीएमएस इंपोर्टेंट रहता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। एक है निम्न में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता? दोस्तों सेवन सिस्टर के अंतर्गत जो राज्य आते हैं उसमें कौन सा नहीं है? तो सेवन सिस्टर के अंतर्गत जो है असम भी आता है। तो ये जो है इसमें जो नहीं है ये बिहार नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इसमें जो है बिहार नहीं है। और देख लेते हैं, निम्नलिखित धातु में से कौन से कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित धातु में से कौन सा कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो जो कमरे के टेम्परेचर पे है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है ये है पारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे कमरे के टेम्परेचर पे जो अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है ये है ब्रोमीन। लेकिन ब्रोमीन क्या है? अधातु है। तो अगर अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन हो जाएगा। धातु पूछा जाएगा जो कमरे के टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ये है पारा। वहीं पे टंगस्टन का संकेत पूछा जाता है तो डब्ल्यू होता है। इसकी गलनांक जो है 3500 से भी अधिक होती है। सीसा का जब सूत्र पूछा जाता है पीवी, और सीसा का अयस्क कौन सा है? गेलेना। तो आपको ये सब भी ध्यान रखने हैं मोटे मोटे तौर पे। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री। संकेत क्या होती है? डब्ल्यू। टंगस्टन भारत में कहाँ से प्राप्त होती है? राजस्थान से। कहाँ से? देगाना खान से। हीटर के कोयले के लिए किसका क्वाइल है? क्वाइल। हीटर में जो क्वाइल होती है जो तार की बनी होती है स्प्रिंग जैसे, किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ब्रोमीन धातु कमरे के टेम्परेचर पे द्रवस्था में पाई जाती है, और धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु की होती है? तो चांदी की होती है सबसे अधिक विद्युत चालकता। सोना और चांदी प्रकृति में मुक्त अवस्था फ्री स्टेट में पाया जाता है। प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाने वाली धातु है तांबा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, यानी मुक्त स्वतंत्र रूप से भी पाया जाता है और ओर के रूप में भी पाया जाता है तांबा, जबकि सोना और चांदी जो है हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है। बात करें सोना का लैटिन नाम तो ऑरम होता है एयू, और चांदी का होता है अर्जेंटम एजी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न है क्रिकेट मतलब खेल से है। जिमी मूरे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जिमी मूरे है कबड्डी, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी। दोस्तों ये एक प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी हैं जिमी मूरे, जिन्होंने 7 बार ग्रैंड स्लैम का डबल खिताब जीत चुके हैं। ग्रैंड स्लैम में जो डबल खिताब होता है तो उसमें जो है 7 बार ये कारनामा कर चुके हैं जिमी मूरे। अभी जो चल रहा है जिसकी रिजल्ट अभी अभी आया है ये है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन है दोस्तों टेनिस का महाकुंभ कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन। अभी अभी फ्रेंच ओपन समाप्त हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले होता है, उसके बाद कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन। उसके बाद कौन सा होता है? विंबलडन, और फिर लास्ट में क्या होता है? साल के लास्ट में अमेरिकन यूएस ओपन। दोस्तों अब बता दें कि इनसे जो क्वेश्चन आता है स्टैटिक फॉर्म में ये पूछा जाता है कि फ्रेंच ओपन किस ग्राउंड मतलब कोर्ट में खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन मिट्टी के कोर्ट में खेला जाता है, क्ले के कोर्ट में खेला जाता है, तथा विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। बाद बाकी जो दो बचा ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएसए ओपन, तो ये दोनों जो है हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये कंक्रीट वाले कोर्ट में खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएसए ओपन। बाद बाकी विंबलडन जो है ग्रास के कोर्ट में खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन जो है क्ले के कोर्ट में खेला जाता है।
एक क्वेश्चन है यहाँ पे नृत्य से है कि घंटा मर्दाली एवं कुंभी लोक नृत्य संबंधित है। तो घंटा मर्दाली एवं कुंभी लोक नृत्य जो है ये संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर है। आप देख रहे हैं नृत्य का जो है यहाँ पे साइन है। तो घंटा मर्दाली जो है ये आंध्र प्रदेश से हो गया, कुचिपुड़ी भी आंध्र प्रदेश से हो गया, कथकली केरल से हो गया, बिहू तथा